अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। कल और परसों वाले किस्त पर ना आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आप लोग ना दिन ब दिन मायूस ही कर रहे हैं मुझे। प्लीज़ आप लोग ना नावल पर रिस्पांस थोड़ा सा अच्छा कर लें। चले फिर हम चलते हैं अपने नावल की तरफ। हयाते तशनगी बाय हुरैन फ़ातिमा, किस्त नंबर 20। बग़ैर इजाज़त कॉपी पेस्ट करना मना है। पार्टी का इख्तिताम हो चुका था, सब लोग वापस जा चुके थे। अज़वा भी अपने कमरे में चेंज करने की नीयत से गई थी जब कोई ढार की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? उसने अपनी सुर्ख होती आँखों से उसके दोनों बाजू हाथों में जकड़े पूछा था। वो अब क्या फंसा है तुम्हारे गले में? बोलती क्यों नहीं? बोलो, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? पार्टी में तुम दुपट्टा लेकर क्यों नहीं गई? जवाब दो मुझे। अज़वा को उसकी उंगलियां अपने बाजुओं में ढंसती महसूस हुई। वो इस ड्रेस के साथ दुपट्टा अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं पहना। वो खौफ के मारे जल्दी से सफाई दे गई। अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर भी पहनती। अक्ल नाम की चीज़ नहीं है तुम में? देखा नहीं था तुमने पार्टी में कैसे मर्द तुम्हें गलीज़ नज़रों से देख रहे थे? पता था ना तुम्हें, फिर क्यों पहना ऐसा ड्रेस? मिशाल और ज़ायरा ने दुपट्टा ले रखा था तो तुमने क्यों नहीं लिया? वो मैंने कहा ना, इस ड्रेस के साथ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए नहीं लिया। हम तो ये बात है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक उसका मुआयना करने लगा। वो साइड ड्रॉ से कैंची निकालकर जगह जगह से उसकी फ़्रॉक फाड़ चुका था। ना रहेगा अब ये ड्रेस, ना ही तुम इसे दोबारा पहनोगी। वो उसका सारा ड्रेस ख़राब कर चुका था, दोबारा पहनने के लायक ही नहीं छोड़ा था। आइंदा मैंने तुम्हें इस किस्म की ड्रेस में देखा तो तुम्हारा वो हशर करूँगा, सारी ज़िंदगी याद रखोगी। वो उसे वार्निंग देता वहाँ से निकलता चला गया। पीछे से वो रोती हुई अपनी बर्बाद हुई ड्रेस को देखने लगी। क्या हुआ जासिम बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? वो गुस्से में हाल में पड़े सोफ़े पर आकर बैठा। बीजान ने उसके सुर्ख होते चेहरे को देखकर पूछा, बीजान आप ज़रा अपनी पोतियों को पार्टियों में ढंग के कपड़े पहनना सिखाएं। पता भी है बाहर के लोग भी आए हुए हैं, सब ने ही तो अच्छे कपड़े पहन रखे थे, किसी के कपड़ों में कोई ख़राबी नहीं थी। बीजान ने उसे बताया जिसके ड्रेस में ख़राबी थी मैं उसे अच्छे से समझा आया हूँ, बाकी आप समझा दीजिएगा ताकि मुझे दोबारा समझाने का मौका ना मिले। अगर मैंने समझाया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो वहाँ रुका नहीं था, उठकर बाहर निकल गया था। उसका गुस्सा था कि कम नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहता था वो गुस्से में घर के किसी फर्द को हर्ट कर जाए। पीछे से बीजान तासुफ से सर हिलाती रह गई। वो अच्छे से समझ गई थी जासिम शाह अज़वा को ही डांट कर आया है। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? ज़ख्मों से चूर बदन लिए वो मुज़ाहमत करते हुए बोला, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त इस पर इस कदर सख्त थी कि उसे मुज़ाहमत का मौका भी नहीं दे रहा था। वो उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था जैसा उसे हुक्म दिया गया था। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। वो उसके सवालों को नज़रअंदाज किए अपने साथ घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। छोड़ो मुझे, जाने दो। अब की बार उसके चीखने पर मुकाबिल ने रुकते हुए उसके पेट में 2-4 ठोकरें रसीद की थी और मुंह पर एक साथ 5-6 घूंसों की बरसात की थी। घोंसे इतनी शिद्दत से मारे गए थे कि उसकी नाक से
टिप टिप खून बहने लगा। उसे अपने जिस्म में दर्द की लहर उठती हुई महसूस हुई। साथ ही उसकी दिलखराश चीखें गूंज रही थीं। रोड पर जा रहे इक्का दुक्का लोग उसके तड़पते वजूद को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। वो अच्छी तरह जानते थे उसे बचाना मतलब अपनी जान को अजाब में डालना। अगर उसे इतना टॉर्चर किया जा रहा था तो ज़रूर उसकी गलती भी संगीन ही थी। बचाओ मुझे, चुप करके चलो वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसे चीखता देखकर उस पर ज़ोरदार थप्पड़ों की बरसात कर चुके थे, जिसने उसकी पहले से ज़ख्मी गालों को मज़ीद ज़ख्मी किया था। आह! उसकी दर्द भरी सिसकियाँ तारीकियों में डूबे वीराने जंगल में गूंज उठीं। वो तड़प रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। वो उसके तड़पते वजूद को गरम झुलसे हुए फर्श पर फेंक चुके थे। उसे हर पल अजियत दी जा रही थी, उसके जिस्म को नोचा जा रहा था। उसके आने से पहले ही उस पर इतना बेरहमाना तशद्दुद किया जा रहा था, तो उसके आने के बाद तो उसके साथ ना जाने क्या होना था। वो उस गरम झुलसते फर्श पर तड़पता रहा, लेकिन मरा नहीं। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक अपनी जान की बाजी हार चुका होता। उसके लिए अफसोस का मुकाम ये भी था कि कोई उसे बचाने वाला नहीं था। उसे गायब भी ऐसे किया गया था जिसकी किसी बंदा बशर को भनक तक ना पड़ी थी। वो वक्त भी करीब आन पहुंचा जब उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिलनी थी। बाहर से जब 3-4 कदमों की आहटें उन्हें सुनाई देने लगीं, आज हुडी में मौजूद 2 लोग ही वहां आए थे, तीसरा नहीं आया था। आज उनकी चाल और आंखों में अजीब ही किस्म की वहशत थी। आंखें ऐसे आग उगल रही थीं जैसे सबको जलाकर भस्म कर देंगी। वो दोनों वहशियाना चाल चलते उसके पास आकर रुके थे। क्या सूरत हाल है? बाईं जानिब मौजूद शख्स ने सुर्खंगारा आंखें लिए वहां पर मौजूद आदमी से पूछा, सर बहुत ढीठ है ये जो इतना ज़्यादा टॉर्चर देने के बावजूद ज़िंदा है। अच्छा किया जो इसे ज़िंदा ही रखा। इस जैसे दरिंदों का अंजाम मेरे ही हाथों लिखा है। इसने मेरे हाथों मरना था, इसलिए तो ज़िंदा है। इसकी ये ख्वाहिश भी मैं जल्दी पूरी करूँगा। वो पास ट्रे में पड़ी गरम मसालों की मुट्ठी भरे उसकी आंखों में डाल गया। वो जलन के मारे तड़प रहा था, लेकिन उसे आंखें मसलने का भी मौका नहीं दिया गया था। वहाँ पर मौजूद आदमी उसके हाथ पांव पकड़े हुए थे। हुडी में मौजूद दूसरा आदमी पास पड़ी टेबल से चाकू उठाकर उसके जिस्म पर जगह जगह चीरे दे चुका था। उसके हाथों और कमर पर ज़्यादा चीरे दिए गए थे। उन चीरों के अंदर तेज़ाब भरकर और कोयले रखकर उसे अजियत दी जा रही थी। उसे पल पल तड़पता देख हुडी में मौजूद दोनों आदमियों की रूह को सुकून पहुंचा था। उसका पूर लहूलुहान कर दिया गया था। वो पल पल मौत के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसे मौत नहीं आ रही थी। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। इन्हीं होंठों से घटिया बकवास की थी ना तुमने उस लड़की के बारे में। वो उसके होंठों पर जलते अंगारे रख गया। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें। दर्द किसे कहते हैं इससे मैं तुझे रोशनास करवाऊंगा। जब तुम लड़कियों के ज़िंदगियां बर्बाद करता है, उन पर अपनी दरिंदगी दिखाता है, वो भी ऐसे ही तड़पती हैं, उन्हें भी ऐसे ही दर्द होता है। वो उसके बाल हाथों में जकड़े उसे बताने लगा और फिर एक ही झटके में उसका मुंह खोलकर तेज़ाब की पूरी बोतल उसके मुंह में अंडेल चुका था। अब तो उसकी चीखों का गला भी घुट गया था। वो चीख भी नहीं पा रहा था। कुछ देर तड़पने के बाद वो वजूद बेजान हो चुका था।
हिलना जुलना छोड़ चुका था। फेंका इसे जंगल में। जानवर भी सोच रहे होंगे काफ़ी दिन हो गए उनकी दावत का इंतज़ाम नहीं किया गया। वो हुक्म सादिर करता अंधेरों में डूबे जंगल में कहीं गायब हो गया। उसके पीछे ही दूसरा आदमी भी गया था, जबकि वो हुक्म की तामील करते उसकी हड्डियों के ढांचे को खींचकर जंगल में फेंक चुके थे। बीजान, अब आप जल्दी से अपने खड़ूस पोते के लिए बीवी ले आएं। जब देखो जहर ही उगलते हैं। हमसे तो उनका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। उफ, इतने खौफनाक है ना जासिम लाला। बंदा उनके सामने कांपे बगैर नहीं रह सकता। और मुझसे तो ना जाने उन्हें कौन से जन्म की दुश्मनी है। उनका बस चले तो मुझे दुनिया से ही रुखसत कर दें। भला इतना गुस्सा भी कोई करता है? नहीं बीजान, आप हमें बताएं, हमारे ड्रेस में कौन सी बुराई थी? इतना अच्छा और प्यारा तो था। जासिम लाला से हमारे ड्रेस की खूबसूरती बर्दाश्त ही नहीं हुई। वो उस बेचारे का सत्यानाश कर गए हैं। वो जब बोलने पर आई तो बोलती चली गई। बीजान भी समझ गई थी जासिम शाह जो थोड़ी देर पहले उस पर गुस्सा करके गया था, वो उसी की भड़ास निकाल रही है। इसलिए खामोशी से मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रही थी। बीजान, हमें अपनी मासूम भाभी के लिए बहुत ही अफसोस हो रहा है, दुख भी हो रहा है बेचारी के लिए, जो जासिम लाला जैसे ड्रैगन का गुस्सा बर्दाश्त करेंगी। हमें तो उनके सामने एक सेकंड के लिए जाने से भी खौफ आता है। वो बेचारी तो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहेंगी, वो भी एक ही कमरे में। चलो अच्छा है, हमारी तो उनके गुस्से से जान छूट जाएगी। भाभी बेचारी उनके गुस्से की नज़र हुआ करेंगी। हम इसीलिए कह रहे हैं आप जल्दी जल्दी जासिम लाला की शादी करवा दें। वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, आप ना जासिम लाला के लिए उनके जैसी ही खड़ूस लेडी बॉस लाइएगा जो जासिम लाला को खींच कर रखे, बार बार पर उन पर गुस्सा करें, उनकी अच्छी दरगत बनाएं। वो उसकी दरगत को इमेजिन करती खुद ही मुस्कुराई थी। ख़बरदार अज़वा, अब मेरे लाला के बारे में कुछ कहा तो उनके जैसे अच्छे इंसान दुनिया में कोई नहीं है। वो खुद भी वर्ल्ड बेस्ट हैं और वर्ल्ड बेस्ट बीवी डिज़र्व करते हैं। तुम अपने लाला के लिए ही ऐसी बीवी लाना, वही डिज़र्व करते हैं ऐसी बीवी। उनके लिए तो बीजान लेडी ड्रैगन लाइएगा जो उनकी गुस्से से भरी नाक काट कर रख दें। उनकी नाक पर हमेशा ही गुस्सा रहता है। पता नहीं खुद को समझते क्या हैं, जैसे कहीं के प्रिंस हों। वो तो किसी से बात भी करें तो नखरे दिखा कर करते हैं। अज़वा जो कब से उसके लाला की शान में कसीदे पढ़ रही थी, ज़ायरा ने भी वहाँ आकर उसके लाला की शान में कसीदे पढ़े। उनकी बेशक जितनी भी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब बात उनके लाला की आती थी वो मरने मराने पर उतर आती थी। बीजान, आप बताएं ना ज़ायरा को, मेरे लाला बहुत अच्छे हैं। बीजान, आप अज़वा को बताएं ना, मेरे लाला जैसा दुनिया में कोई नहीं। दोनों ने सर पकड़कर बैठी बीजान को बीच में घसीटा। मुझे कुछ नहीं कहना, तुम लोगों को अब जो भी कहेंगे वो तुम लोगों के दादा साईं या होने वाले शोहर कहेंगे। क्या मतलब बीजान? शादी तो जासिम लाला और अरीद लाला की होने वाली है ना। बीजान की बात सुनकर दोनों अपने लाला को भुलाए झटके से सीधी हुई। जाओ अपने दादा साईं से पूछो। बीजान ने दोनों को दादा साईं की तरफ भेजा जो मुस्कुराते हुए अभी अभी आकर बैठे थे। मेरी दोनों शहजादियाँ मेरे पास आएँ। दादा साईं ने दोनों को अपने पास बुलाया। एक दादा साईं के दाएं और दूसरी बाएं जानिब जाकर बैठ गई। दादा साईं ने दोनों को प्यार से अपने साथ लगाया। बेटा, हम चाहते थे हम तुम दोनों को तुम दोनों की होने वाली भाग्यों के बारे में तब बताएं जब जासिम शाह और अदीद शाह हवेली में मौजूद हों, लेकिन जितनी बेसब्री तुम दोनों हो रही हो भाभीियों के बारे में जानने के लिए, हमने सोचा हम अभी तुम दोनों को बता दें। मेरी दोनों शहजादियों को मुझ पर यकीन है ना? दादा साईं ने मोहब्बत से दोनों से पूछा, जिस पर वो हाँ में सर हिला गईं। हमारी शहजादियाँ
یہ بھی جانتی ہیں ہم ان کے بارے میں کبھی کچھ غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دادا سائیں کی بات پر وہ پھر سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ میں نے اپنے دونوں شہزادوں کے لیے شہزادیاں چنی ہیں، دنیا کی سب سے اچھی لڑکیاں میں نے اپنے ارید اور جاسم کے لیے پسند کی ہیں، جو نگینے ہیں، لاکھوں میں ایک ہیں، جو میرے پوتوں کی بے رنگ زندگیوں میں رنگ بھر دیں گی، انہیں ہنسنا مسکرانا سکھا دیں گی۔ دادا سائیں مسکراتے ہوئے انہیں بتا رہے تھے۔ وہ دونوں بھی بھرپور توجہ کے ساتھ دادا سائیں کی باتیں سن رہی تھیں۔ جتنی دادا سائیں نے ان کی بھابھیوں کی تعریفیں کی تھیں، انہیں اپنی بھابھیوں کے بارے میں جاننے کا مزید اشتیاق ہوا تھا۔ دادا سائیں، آپ نے ہماری بھابھیوں کی اتنی تعریفیں تو کر ڈالی ہیں، اب بتا بھی دیں ہماری بھابھیوں کے نام۔ انہیں جاننے کا مزید تجسس ہوا تھا۔ بیٹا، ہم نے اپنے ارید شاہ کے لیے اپنی پوتی زائرہ کو چنا ہے، جو بنے گی ازوا کی بھابھی، اور ہم نے اپنے جاسم شاہ کے لیے ازوا کو چنا ہے، جو زائرہ کی بھابھی بنے گی۔ کیا مطلب دادا سائیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو لگا تھا شاید انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ ہم نے جاسم شاہ کے لیے ازوا اور ارید شاہ کے لیے زائرہ کو چنا ہے۔ ازوا جاسم شاہ کی اور زائرہ ارید شاہ کی دلہن بنے گی۔ کیا؟ دادا سائیں کو اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس ہوا تو اپنے کندھوں کی طرف دیکھا جہاں پر وہ دونوں بے ہوش پڑی تھیں۔ ان دونوں کے لیے یہ سب کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ وہ بھابھی کے طور پر تو ایک دوسرے کو منظور تھیں، لیکن ان دونوں کی بیویاں نہیں بننا چاہتی تھیں۔ دادا سائیں ان کو بے ہوش ہوتا دیکھ ہڑبڑا گئے۔ باقی سب بھی جو وہیں پر آ کر بیٹھ گئے، انہیں بے ہوش ہوتا دیکھ جلدی سے ان کی طرف بھاگے تھے۔ پھپھو سائیں اور مشال زائرہ کو، جبکہ دونوں حائمہ بیگم اور نجمہ بیگم ازوا کو سہارا دے کر کمروں میں لے کر گئی تھیں۔ گھر والے تو ان کے بے ہوش ہونے پر ہی پریشان ہو چکے تھے، بیچاریوں کو جھٹکا ہی لگ گیا۔ میں نے آج ایپیسوڈ راستے میں اس کی ریکارڈنگ کیا وائس اوور، تو جو پیچھے شور جو کچھ بھی ہو اسے اگنور کیجیے گا۔